हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल IAS अकेडमी में। हम आज भारत के प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, उस समय से लेकर अब तक के प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज़ादी के बाद से लेकर जितने भी प्रधानमंत्री अभी तक बने हैं उन पर एक एक तथ्यों को हम देखेंगे। और इसे डिटेल में हम देखने वाले नहीं हैं। आज डिटेल में किसी और दिन बात करेंगे जब हमारा संविधान जो चल रहा है उसकी क्लास लगभग समाप्त हो जाएगी, तब उसके बाद एक एक करके सारे प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि उस समय की विदेश नीति क्या थी, उस समय की आर्थिक स्थिति क्या थी, देश में उस समय किस प्रकार की घटनाएं घट रही थी। इन तथ्यों पर हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा अभी भारतीय संविधान की क्लास चल रही है। तो इस कारण से अभी जो भारतीय संविधान के दायरे में है, भारतीय संविधान के अंदर जो हमें पढ़ना है, उसी चीज़ों पर हम अभी चर्चा करेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री कौन बने, अभी कौन हैं, उनके बीच में बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, उन सभी पर आज हम चर्चा कर लेते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि आज़ादी से पहले ही वो प्रधानमंत्री बन चुके थे, जिस समय कि भारत गुलाम था। भारत 15 अगस्त 1947 को जो आज़ाद हुआ, जिस कैबिनेट मिशन के तहत वह आज़ाद हुआ, उसी के थ्रू भारत में एक संविधान का निर्माण करना था। तो उसी के अंतर्गत एक कैबिनेट की भी बात कही गई थी। तो उसी में जवाहरलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हें प्रधानमंत्री पहले बनाया गया। फिर उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो फिर आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री भी जवाहरलाल नेहरू हुए। तो आइए देख लेते हैं जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, फिर उसके बाद कौन हुए, उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू, चाचा नेहरू, इन सब नाम से भी इन्हें संबोधित किया जाता है। उनका जो कार्यकाल रहा वह 15 अक्टूबर 1947 से स्टार्ट होता है। फिर अक्टूबर नहीं, अगस्त, 15 अगस्त 1947 से, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ उस दिन से हम मानेंगे। फिर 27/5/1964 को इनकी मृत्यु हो जाती है और उसी समय से उस समय तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं। और इनका कार्यकाल सबसे लंबा पीरियड तक चला था, सबसे ज़्यादा दिन यही प्रधानमंत्री रहे थे, 1947 से लेकर 1964 तक। और सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा। इसमें इन्होंने आज़ादी से लेकर संविधान लागू होने तक, और फिर संविधान लागू होने के बाद 1952 में जो फिर से सरकार गठित हुई उसमें वो प्रधानमंत्री बने। फिर 57 में सरकार का गठन हुआ, उसमें भी ये प्रधानमंत्री बने। फिर 62 में इलेक्शन हुआ, उसमें सरकार का गठन हुआ, फिर उसमें भी प्रधानमंत्री बने। कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि संविधान लागू होने के बाद ये 3 टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर चुने गए। और फिर उनकी मृत्यु के पश्चात मृत्यु हो जाती है। फिर उसके पश्चात लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कुछ समय बाद आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, कुछ गैप है। तो उस बीच में कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी को बनाया जाता है उस समय। और फिर उसके बाद में डिसाइड होता है कि किन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो जब लाल बहादुर शास्त्री का नाम उभर कर सामने आता है तो इन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और फिर उनका कार्यकाल ये रहा। और ये जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, इनकी भी मृत्यु हो जाती है उनके कार्यकाल के दौरान ही। और उनकी मृत्यु ताशकंद में होती है, विदेश में इनकी मृत्यु हो जाती है।
यानी कि विदेश में मृत्यु होने वाले, यदि क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनकी मृत्यु विदेश में हुई, यानी कि दूसरे देश में, तो उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, तो उसमें लाल बहादुर शास्त्री जहाँ होगा वो टिक करेंगे। मात्र एक ही प्रधानमंत्री अब तक हैं जिनकी मृत्यु हुई है, जो कि विदेश में हुई है, और बाकी 2 प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु हुई है, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, इन दोनों की मृत्यु देश में ही हुई है, यानी कि भारत में ही। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई और इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, उनके एक तरह से अंगरक्षक के द्वारा ही इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। लाल बहादुर शास्त्री 9/6/64 यानी कि 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री रहे, और इनकी मृत्यु जो हुई ताशकंद में हुई, यानी कि विदेश में। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी तीसरे प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ लिया, और जिस समय ये इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी उस समय वह राज्यसभा की मेंबर थी। राज्यसभा की ये यानी कि प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला है जो कि लोकसभा की सदस्य ना होकर राज्यसभा की सदस्य थी। 21 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 के 66 में, मतलब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री फिर बनाया गया, जो कि गुलजारी लाल नंदा थे। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी तो कुछ समय बाद इलेक्शन हुआ, जैसे 5 साल में इलेक्शन होता था, 62 में, 62 में इलेक्शन हुआ था, 62 के बाद फिर 5 साल बाद 67 में इलेक्शन हुआ। फिर 67 में इलेक्शन हुआ तो फिर इंदिरा गांधी की ही पार्टी जीती, और फिर इसी तरह से 67 के 5 साल बाद फिर 72 में, फिर 72 और फिर 77 में इलेक्शन हुआ। ये 66 से लेकर 77 तक ये प्राइम मिनिस्टर पहले रही। फिर 1980 से 84 इस बीच में इमरजेंसी लगा था। इमरजेंसी के दौरान जब इलेक्शन हुआ, इमरजेंसी ख़त्म हो गई फिर, और उस समय सत्ता परिवर्तन हो जाता है। उस समय सत्ता परिवर्तन होके गैर कांग्रेसी सरकार बनाते हैं, जो कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी जिसमें कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। यानी कि मोरारजी देसाई ऐसे व्यक्ति थे जो पहले प्रधानमंत्री ऐसे थे जो कि गैर कांग्रेसी थे। तो इसमें 1980 से 84, 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक ये इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही थी। बाद में जब मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह की सरकार जब खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आती है, और इसी कार्यकाल के दौरान इनकी हत्या कर दी जाती है। 31 अक्टूबर को इनकी हत्या कर दी जाती है। कार्यकाल के दौरान ही इनकी हत्या कर दी गई इंदिरा गांधी की। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद फिर मोरारजी देसाई की सरकार बनी, जो कि इमरजेंसी के बाद बनी थी। 1977 में जो इलेक्शन हुआ था इसमें 24 मार्च 1977 से लेकर 28/7/1979, 1 साल से कुछ दिन ज़्यादा, 7 साल के आसपास ये प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई। फिर ये इस्तीफा दे देते हैं। ये प्रथम गैर कांग्रेसी थे। फिर उसके बाद चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, और ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि प्रधानमंत्री जिस समय थे वो कभी लोकसभा नहीं गए। यानी कि एक तरह से लोकसभा का जो सदन होता है, ये लोकसभा में जो बैठक होती है लोकसभा, ये गए ही नहीं। यानी कि इन्हें डर था कि यदि लोकसभा में फ्लोर टेस्ट होगा तो ये हार सकते हैं, मतलब इन्हें बहुमत नहीं था। फिर लोकसभा का इन्होंने सामना नहीं किया।
फिर इसके बाद आता है राजीव गांधी। जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है, तो उसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति ये प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता है। जबकि हमने देखा था कि जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है, लेकिन इस केस में थोड़ा सा चेंज किया जाता है और मतलब फुल फ्लेश प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, जो कि राजीव गांधी होते हैं। 31/10/1984 से लेकर 2/12/1989 तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं। और फिर उसके बाद इलेक्शन होता है तो फिर कोई और, ये राजीव गांधी फिर हार जाते हैं, मतलब कांग्रेस को उतना सीट नहीं आता है, तो उस कारण से वो प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं। फिर ये विश्वनाथ प्रताप सिंह बीपी सिंह बनते हैं प्रधानमंत्री। इन्हीं के कार्यकाल में मंडल कमीशन लागू हुआ। उसमें बहुत आंदोलन वगैरह भी हुए थे कि ओबीसी को नहीं रिजर्वेशन देना चाहिए। एक तबका बोल रहा था ओबीसी को रिजर्वेशन देना चाहिए और दूसरा तबका ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। तो उस चक्कर में बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था। तो ये 2/12/89 से लेकर 10/11/90 तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे। और ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने जो कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इनकी सत्ता को गिरा दिया जाता है। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव जो है उसके द्वारा यह हटाए जाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है जिसमें कि प्रधानमंत्री अपने एक तरह से बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं और उस कारण से वो एक तरह से अपने पद से विमुक्त समझे जाते हैं और वो इस्तीफा दे देते हैं। यानी कि पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे पहले व्यक्ति थे जो कि अविश्वास प्रस्ताव से प्रधानमंत्री के पद से हटाए जाते हैं। उसके बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनते हैं। जब इनका ये मतलब इस्तीफा देते हैं तो फिर 10/11/1990 से लेकर 21/6/1991 तक ये लगभग 6 से 7 महीने के आसपास ये प्रधानमंत्री रहते हैं। फिर इलेक्शन होता है और उसमें फिर कांग्रेस की सरकार बनती है जिसमें पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं। और जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं तो उस समय वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। फिर बाद में वो सदन के सदस्य बनते हैं। इलेक्शन बाद में होता है किसी सीट पर तो वहाँ उसे वो जीत कर आते हैं। फिर उसके बाद है अटल बिहारी वाजपेयी। ये नरसिम्हा राव के बाद जो इलेक्शन होता है उसमें किसी की बहुमत नहीं होती किसी भी पार्टी की। तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी बहुत सारे पार्टियों को लेकर गठबंधन बनाते हैं और फिर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनाते हैं जिसमें कि वो प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन वो सरकार बहुत ही कम दिनों के लिए टिक पाती है, मात्र 13 दिनों के लिए। सबसे छोटा कार्यकाल होता है इनका, सबसे छोटा कार्यकाल जो कि 13 दिन का है। ये 16/5 से लेकर 16/5/96 से लेकर 1/6/1996 तक। और फिर इनका दूसरा कार्यकाल होता है जो कि 19 मार्च 1998 से 13/10/99 तक होता है। 13 दिन का ये होता है, ये 13 महीने का होता है। और फिर तीसरा जो कार्यकाल है ये अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। पहला जो प्रधानमंत्री वो रहे थे पहली बार तो वह 13 दिनों का था, फिर 13 महीने का और फिर 5 साल का रहा था बाद में। लास्ट बार जो मतलब प्रधानमंत्री रहे थे 2004 तक, 1999 से लेकर 2004 तक जो प्राइम मिनिस्टर रहे थे। फिर उसके बाद फिर इलेक्शन ये अटल बिहारी वाजपेयी हो गए। फिर HD देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल बनते हैं, फिर अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं और फिर इलेक्शन होने के बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं। तो इंद्र कुमार गुजराल को देख लेते हैं, ये HD देवगौड़ा को देख लेते हैं। यह 1/6/1996 से 24/4/97 तक रहते हैं और ये विधानसभा के सदस्य होते हैं। HD देवगौड़ा जो हैं वो विधानसभा के सदस्य होते हैं और फिर बाद में उन्हें ये राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। ये लोकसभा के नहीं बनते। इसमें
इसमें 4 मतलब प्रधानमंत्री अब तक जो बने हैं, 4 ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो कि जिस समय प्रधानमंत्री थे जिस समय प्रधानमंत्री थे तो वो लोकसभा के सदस्य नहीं थे, या तो राज्यसभा के सदस्य थे या बाद में राज्यसभा के लिए उन्हें इलेक्ट किया गया था। जैसे इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी, फिर उसके बाद HD देवगौड़ा ये विधानसभा के सदस्य थे, फिर इन्हें इसी समय कुछ समय पश्चात राज्यसभा से सदस्य बनाया गया। फिर उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल ये भी राज्यसभा के सदस्य थे। जिस समय ये प्रधानमंत्री के लिए चुने गए उस समय ये लोकसभा के सदस्य नहीं थे बल्कि राज्यसभा के सदस्य थे। तो आप देख सकते हैं इंद्र कुमार गुजराल, HD देवगौड़ा और इंदिरा गांधी, और उसके बाद मनमोहन सिंह भी राज्यसभा के सदस्य थे, प्रधानमंत्री जिस समय थे, ना कि लोकसभा के। तो इंद्र कुमार गुजराल का 24/4/1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक कार्यकाल रहा। फिर उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल 22/5/2004 से लेकर 2014 तक, 26/5/2014 तक कार्यकाल रहा। 2 कार्यकाल के लिए ये प्रधानमंत्री बने, यानी कि 2004 से लेकर ये 4 से 5 साल यानी कि 9 तक, फिर 9 से 14 तक रहे। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार आती है 2014 में, जो कि अभी तक प्रधानमंत्री हैं। 2014 से लेकर 19 में फिर इलेक्शन हुआ, वह फिर से जीते और फिर प्रधानमंत्री बने। अब वो 19 से फिर 24 तक रहेंगे। यदि ये कार्यकाल सही रहता है तो 24 के बाद फिर इलेक्शन होगा, तो उसके बाद डिसाइड होगा कि कौन प्रधानमंत्री रहते हैं, बनते हैं। तो ये तो थी हमारे प्रधानमंत्री की लिस्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक के नरेंद्र मोदी तक। अब इसमें और भी कुछ तथ्य होते हैं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री और सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री। भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री तो राजीव गांधी हैं और सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हैं। मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी जिस समय प्रधानमंत्री थी उसके बाद बने थे, और ये मोरारजी देसाई पंडित नेहरू का जो पहला कार्यकाल था 1952 वाला, उसमें भी ये मंत्री रह चुके थे। और ये जिस समय क्या नाम है, किस स्टेट के थे, ये गुजरात के थे। जिस समय गुजरात और बॉम्बे एक स्टेट हुआ करता था, उसी समय से ये वहाँ के प्रधानमंत्री थे। उस समय राज्य में प्रधानमंत्री हुआ करता था, जैसे अभी मुख्यमंत्री हुआ करता है। तो ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री से संबंधित। प्रधानमंत्री हमारे कौन कौन बने और उनसे संबंधित कुछ ऐसे तथ्य जो जानने योग्य हैं, और उनके कार्यकाल के बारे में हमने देखा, उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा। और शुरू के 3 प्रधानमंत्री को हमने देखा किस प्रकार से उनकी मृत्यु हो जाती है कार्यकाल के दौरान ही। जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है और इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। और फिर आगे के प्रधानमंत्री इस तरह से, नरेंद्र मोदी अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कैसा लगा ये क्लास कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू।